वेनम पार्ट 2। ये कहानी 1996 से शुरू होती है, जहां हमें एक अनाथालय में एक युवा क्लेटस दिखाया जाता है। यहां उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस ने उसे बताया कि उसकी उत्परिवर्तन शक्ति बढ़ रही है, तो कुछ लोग यहां आते हैं और फ्रांसिस को अपनी कार में ले जाते हैं। क्लेटस असहाय होकर खिड़की से फ्रांसिस को देखता रहता है। वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। जब वे फ्रांसिस को अपनी कार में ले जा रहे थे, फ्रांसिस कार को घुमाने के लिए अपनी ध्वनि शक्ति का उपयोग करती है। उसकी तीव्र चीख का पुलिस अधिकारी पैट्रिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि वो उस पर हमला करेगी, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। गोली फ्रांसिस की आंख में लगी। पुलिस अधिकारी सोचता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो अभी भी जीवित है। इसके बाद उसे रेवेनक्रॉफ्ट नाम की जगह पर ले जाया जाता है। यह एक शरण स्थल है। उसकी सारी शक्तियां यहीं प्रतिबंधित हैं। अब कहानी वर्तमान पर आती है, जहां वही पुलिस अधिकारी जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी, जिसका नाम पैट्रिक है, एडी को क्लेटस से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहता। एडी सहमत हो जाता है और जेल में क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस एडी से कहता है कि वो उसके साथ एक साक्षात्कार चाहता है, जिसमें वो उन्हें अपनी जिंदगी के सारे राज बताएंगे। वो उसे बताएगा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। एडी क्लेटस से पूछता है कि वो उसे क्यों बताना चाहता है। क्लेटस कहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद वह एडी को दीवार पर बनाई गई सभी तस्वीरें दिखाता है। एडी देखता है कि वहां कुछ संदेश लिखे हुए हैं। वहां कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये सब देखने के बाद एडी वहां से चला जाता है। जासूस पैट्रिक भी वहां है। पैट्रिक ने उससे पूछा कि उसने क्या कहा। एडी अभी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो घर आ जाता है और वैनम की मदद से वो सारी तस्वीरें दोबारा बनाता है जो क्लेटस ने उसे जेल में दिखाई थी। उन तस्वीरों और मैसेज को डिकोड करने के बाद वो एक लोकेशन के बारे में पता लगाता है। और जब पुलिस उस स्थान पर जाती है तो उन्हें वहां बहुत सारी लाशें मिलती हैं। ये उन लोगों के शव हैं जिन्हें क्लेटस ने मार डाला था। क्लेटस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए क्लेटस को मौत की सजा नहीं दी गई। लेकिन अब उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, इसलिए सरकार उसे मौत की सजा देती है। और फ्रांसिस को भी इस बात का पता चल गया, जो अभी भी शरण में है। अब एडी ने पूरे मामले का खुलासा किया है, इसीलिए एडी रातों रात बहुत मशहूर हो जाता है। इसके बाद उसकी पूर्व प्रेमिका, जिससे उसकी सगाई भी हो चुकी थी, एडी को मिलने के लिए बुलाती है। और वो उसे बताती है कि उसका नया प्रेमी, जो एक डॉक्टर है, उससे उसकी सगाई हो चुकी है। वो एडी को ये भी बताती है कि वो जानती है कि जहर अभी भी उसके अंदर है। एडी अपनी सगाई को लेकर बहुत दुखी है। इसके बाद एडी घर वापस आ जाता है, जहां क्लेटस ने उनके लिए एक मैसेज कार्ड भेजा है। इसमें क्लेटस लिखता है कि मैंने अपने पूरे परिवार को मार डाला। इसके बाद मुझे अनाथालय भेज दिया गया, जहां सभी बच्चे मुझे परेशान करते थे। लेकिन वहां मेरी मुलाकात फ्रांसिस से हुई। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, परंतु आज तुम्हारे कारण मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं। एडी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो उनसे मिलने जेल जाते हैं, जेल में क्लेटस एडी को बहुत क्रोधित करता है। दरअसल वो उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी चाल है। उसके अंदर का जहर भी भड़क रहा है। तभी वो उसके शरीर से बाहर आकर उस पर हमला कर देता है। और इसी का फायदा उठाते हुए क्लेटस ने उसका हाथ काट लिया। तभी गार्ड यहाँ आते हैं और वे एडी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लेटस ने उसके हाथ में क्या काटा है, उसके मुंह में जहर का एक टुकड़ा रह जाता है, जिससे वह निगल जाता है। अब एडी उसके घर आता है और वो वैनम से लड़ने लगता है। वो कहता है कि यदि तुमने क्लेटस को मार डाला होता तो उसका आरोप मुझ तक आ जाता। पुलिस मुझे पकड़ लेती। यहाँ वेनोम और क्लेटस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच खूब बहस होती है और गुस्से में जहर अपना शरीर छोड़कर चला जाता है। उसे हमें जेल में दिखाया गया है, जहाँ क्लेटस को इंजेक्शन लगाकर मारा जा रहा है। लेकिन फिर उसके अंदर सहजीवन पूरी तरह से विकसित हो जाता है। वह इंजेक्शन को अपने शरीर में नहीं जाने देता और अब क्लेटस का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। और यह नरसंहार है, यानी जिस तरह से एडी के शरीर में जहर है, उसी तरह क्लेटस के शरीर में अब नरसंहार है। यहाँ नरसंहार में बहुत से लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे कैदियों को बचाया और वो खुद जेल से बाहर आ जाता है। वहां एडी को पता चला कि क्लेटस जेल से भाग गया है। और अब जासूस पैट्रिक एडी के पास आता है और वो एडी से कहता है कि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उससे मिले हैं, और आपसे मिलने के बाद वो जेल से भाग गया। इसके पीछे आपका हाथ हो सकता है। लेकिन एडी को कुछ समझ नहीं आता। वही क्लेटस दिखाया गया है जिसके अंदर अब नरसंहार है। जिस तरह से वेनोम एडी से बात करता है, इसी तरह कार्नेज भी क्लेटस से बात करता है। और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक और सहजीवी है, और वो है विश।
अगर किसी तरह जहर को मार दिया जाए, फिर वे सारी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्लेटस अपनी प्रेमिका फ्रांसिस से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए वो उस शरण में जाता है जहां फ्रांसिस को कैदी बनाकर रखा गया है। वही एडी दिखाया गया है जो उस अनाथालय में पहुंचता है जहां क्लेटस और फ्रांसिस रहते थे। यहां पहुंचने के बाद उसे दीवार पर क्लेटस और फ्रांसिस का नाम खुदा हुआ दिखाई देता है। वो यहीं से जासूस को बुलाता है और बताता है कि क्लेटस अब फ्रांसिस के पास जाएगा। दरअसल इस जासूस ने कई साल पहले फ्रांसिस की आंख में गोली मार दी थी और वो अब भी सोचता है कि फ्रांसिस को मार दिया गया है, लेकिन वो अभी भी जीवित है। वही क्लेटस दिखाया गया है जो फ्रांसिस तक पहुंचता है और उसके अंदर का सहजीवन जिसका नाम है कार्नेज, वो इसे फ्रांसिस को भी दिखाता है और उसके बाद कार्नेज की मदद से वो फ्रांसिस को यहां से बाहर ले जाता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है, लेकिन नरसंहार सभी पुलिसकर्मियों को मार डालता है और अब हर कोई सोचता है कि यह सब एडी का काम है। तभी जासूस एडी को गिरफ्तार कर लेता है। एडी के पास अब वेनोम नहीं है, इसलिए वो यहां से भाग नहीं सकता। वो अपनी पूर्व प्रेमिका को बुलाता है और जब वो उससे मिलने आती है, फिर वो उसे कहता है कि मेरे अंदर जहर नहीं है, तुम जाओ और जहर ढूंढो। शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्लेटस द्वारा किया जा रहा है और अगर हमें क्लेटस को रोकना है, फिर हमें वेनम को किसी तरह वापस लाना होगा। दूसरी ओर विश दिखाया गया है जो एक के बाद एक कई शरीर बदलता है, लेकिन उसे किसी भी शरीर में आराम महसूस नहीं होता। वो कई दिनों से भूखा भी है, इसलिए वो दुकान पर शोरूम में जाता है जहां एडी अक्सर उसे लेकर आता था। इस दुकान का मालिक वेनोम को जानता है। वेनोम उसे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है और अब एडी की गर्लफ्रेंड भी इस दुकान पर पहुंच जाती है क्योंकि वो जानती है कि वेनम यहां जरूर आएगी। और वो दुकान के मालिक से बात करती है और वो बताती है कि एडी को वेनोम की जरूरत है और उस समय जहर दुकान मालिक के शरीर में होता है। और अंततः वो सहमत हो गया कि वो एडी से मिलने जाएगा क्योंकि वह भी एडी को काफी मिस कर रहे हैं। और इसके बाद वह एडी के पास पहुंचता है और जब वेनोम एडी के पास वापस आता है, फिर वो जेल से भाग जाता है। दूसरी ओर क्लेटस और फ्रांसिस को दिखाया गया है जिनके सामने नरसंहार है। कार्नेज का कहना है कि अब मैं वेनम को किसी तरह खत्म करना चाहता हूं ताकि पूरी दुनिया में मेरा एक ही राज हो। अब वहां जासूस दिखाया गया है जो पूरे शहर में एडी को ढूंढ रही है। तभी उसके सामने क्लेटस आ जाता है। उसने क्लेटस पर बंदूक फेंकी, लेकिन क्लेटस के अंदर का नरसंहार बाहर आ जाता है। जासूस को कौन पकड़ता है? हमें फ्रांसिस दिखाया गया है जो एडी के घर जाता है, लेकिन एडी उस समय घर पर नहीं है। वहां उसे एडी की सगाई की अंगूठी मिलती है जिसे उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। यहाँ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो है और जब फ्रांसिस को फोटो मिल गई, फिर वो अपनी पूर्व प्रेमिका को अपने साथ ले जाता है और उसे हमारी शादी में आने का निमंत्रण देता है। और अब एडी को ये पता है। हमें क्लेटस और फ्रांसिस दिखाए गए हैं जो एक चर्च में है। दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ जासूस और एडी की पूर्व प्रेमिका बंदी भी बना लिया था और अब एडी भी इस जगह पर पहुंच गया है। उसके अंदर जहर है, उसके शरीर से जहर निकलता है। वेनम को देखकर नरसंहार भी सामने आता है और जैसे ही वेनम नरसंहार देखता है, फिर वह एडी के शरीर के अंदर वापस चला जाता है। एडी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। वेनम उसे बताता है कि यह रेड कार्नेज है। वे बहुत चतुर और शक्तिशाली है, उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। एडी वेनम को उसके शरीर से बाहर आने के लिए कहता है, इसकी जगह आप कोई भी खा सकते हैं, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर विश बाहर आ जाता है और अब जहर और नरसंहार के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन कार्नेज वेनम से अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए वो वेनम पर हावी हो जाता है। यहाँ फ्रांसिस के पास सुपरसोनिक ध्वनि की शक्ति है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है जिससे कार्नेज का काफी ध्यान भटक रहा है। बहुत तेज कंपन के कारण सिम्बियोटिक को आग से बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इसीलिए यहाँ कार्नेज की समस्या है। और चर्च में घंटी भी बजने लगती है जिसमें बहुत ज्यादा कंपन होता है। इसीलिए कार्नेज और वेनम अपने मेजबान के शरीर से बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही घंटी शांत होती है, वे दोनों फिर से अपने मेजबान के शरीर में समायोजित हो जाते हैं और अब कार्नेज एडी की प्रेमिका के साथ आगे बढ़ता है। विश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो बहुत बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। वेनोम एडी से कहता है कि कार्नेज के खिलाफ जीतना आसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। अब यहाँ फ्रांसिस जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को कुचलने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्लेटस उसके अंदर नरसंहार देखता है तो वो उसे अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन अब नरसंहार पूरी तरह से उसके शरीर में है।
वो चाहकर भी उसे अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसी तरह वेनोम खुद को चट्टानों से बाहर निकालता है। कार्नेज, जिसकी एडी की प्रेमिका है, उसे ऊपर से नीचे तक गिराता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर मर जाए, वेनम उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। लेकिन अब कार्नेज वेनम के सामने आ जाता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उसके शरीर में कीलें आर पार हो जाती हैं, और तभी फ्रांसिस को फिर से होश आता है। वेनोम उसे अपनी सुपरसोनिक ध्वनि निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसने पहले ऐसा क्यों किया? नरसंहार उसे नीचे धकेल देता है, और जब वो गिर रही होती है तो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे इतनी तेज सुपरसोनिक आवाज निकलती है कि चर्च की घंटी और दीवारें गिरने लगती हैं, और उनके शरीर में मौजूद सिम्बोइड्स भी बाहर आ जाते हैं। और इससे पहले कि नरसंहार फिर से क्लेटस के शरीर पर कब्जा कर ले, एडी के शरीर में जहर आ जाता है, और विष उस नरसंहार को खा जाता है। वो क्लेटस को भी मार डालता है, और अब कार्नेज, क्लेटस, फ्रांसिस, वे सभी मारे गए हैं। अब पुलिस यहां आती है। एडी वेनम के साथ चला जाता है। वे दोनों छुट्टियों पर जाते हैं। वेनोम एडी को बताता है कि हम सभी के पास कुछ रहस्य है। मैं आपको सिम्बियोटिक यूनिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और तभी यहां टीवी टिमटिमाना शुरू हो जाता है, और उन्हें होटल के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां टीवी पर स्पाइडरमैन की खबरें आ रही हैं। जहां जे जॉनसन टीवी पर दुनिया को बता रहे हैं कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, यानी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, यानी वेनम अब स्पाइडरमैन ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। इस कहानी के पहले भाग का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी वेनम 2 की पूरी कहानी। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6 है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।